আমরা তো হারিনি যে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট উই ডিডন্ট লুজ দ্য ইলেকশন। It is their forceful attempt to defeat us. Officially, they may, through election commission, can defeat us. But morally, I am telling you that we won the election. नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार और बीजेपी की बुलडोजर जीत हुई, आपको पता है। 293 में से 206 सीटें, 206 सीटें, 2/3 से भी काफी ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास तो रच दिया। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव में सांप्रदायिक भावनाओं की जो दरार नजर आई, जो दरार देखी गई, वो चिंता का विषय कहा जा सकता है, कहा जा रहा है। साम दाम दंड और भेद, साम दाम दंड और भेद वाली चाणक्य नीति में भेद वाली रणनीति ने बीजेपी को पश्चिम बंगाल की गद्दी दिला दी। और देखने वाली बात यह है कि हिंदू और मुसलमान समुदायों से वोट खींचने की इस चाल को खामोशी से नहीं चला गया, बल्कि खुल्लम खुल्ला हिंदू बनाम मुसलमान का रंग दिया गया। ऐसी तस्वीरें सामने नजर आई है और बीजेपी के नेताओं के बयानों से इंटरप्रिटेशन साफ निकलकर सामने आ रहा है कि हिंदू ने मुकाबला जीता। सुनिए ये बयान। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूं। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। हालांकि ममता बनर्जी पर भी वोट बैंक की राजनीति के लिए बीते कई सालों से हिंदुओं के खिलाफ बोलने और कार्रवाई करने के कई आरोप लगे, लेकिन चुनावी मैदान में ऐसा सांप्रदायिक दांव खुलकर शायद कभी नहीं खेला गया, याद कीजिए। और पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है दोस्तों, यह उस गहरी दरार की कहानी है जो पिछले 10-15 सालों में हमारे समाज के भीतर धीरे धीरे डाली गई, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको वो भी सुनना चाहिए जो नतीजों के साथ ही सियासी माहौल में गूंजने लगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। रिजल्ट आने के ठीक बाद उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा सीटों को बीजेपी ने लूट लिया। काउंटिंग के दौरान भी गड़बड़ियां की गई, ऐसे आरोप लगाए। साफ शब्दों में कहा, वोट की चोरी हुई है। इतना ही नहीं, संसद में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, जिन्होंने चुनाव के दौरान टीएमसी पर, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला था, आपको याद होगा, भ्रष्टाचार और कुशासन को लेकर हमला बोला था। और वही नेता अब इस करारी हार के बाद ममता बनर्जी के आरोपों को, बीजेपी पर जो आरोप लगाई है ममता बनर्जी ने, उन आरोपों को सही ठहराते हुए बीजेपी पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने भी उठाए हैं सवाल। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी राहुल गांधी ने सीधे सीधे लिखा है और चुनावी प्रक्रिया और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता सबसे ऊपर होती है और उस पर किसी भी तरह का संदेह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
उन्होंने क्या लिखा देखिए, स्क्रीन पर आ रहा होगा और मैं वो पढ़ रहा हूं एक एक शब्द। Assam and Bengal are clear cases of the election being stolen by the BJP. With the support of the EC, we agree with Mamta ji. More than 100 seats were stolen in Bengal. We have seen this playbook before. Madhya Pradesh, Haryana, Maharashtra, Lok Sabha 2024 etc. चुनाव चोरी, संस्था चोरी। अब और चारा ही क्या है। ये राहुल गांधी ने लिखा है, ये बयान है उनका। और विपक्ष की तरफ से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने भी बीजेपी की जीत को कटघरे में खड़ा किया है। यूबीटी के नेता संजय राउत ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, West Bengal, the defeat of Trinamool was not done by BJP, but by the Election Commission, the Central Armed Forces, and by denying voting rights to about 30 lakh voters. This election was not won, but stolen. We must stand with Mamta Didi. In Maharashtra, in Bihar, in Haryana, in Assam, in Odisha, elections were stolen in the same way. The drums of such victories should burst. Wake up. और @Rahul Gandhi @Mamta Official। ये संजय राउत ने लिखा है उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना की तरफ से। यानी हार के बाद विपक्ष पूरी तरह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, बंगाल के चुनाव की नब्ज को अगर हम टटोलेंगे ना, तो यह बात साफ निकल कर आ रही है सामने। और कई लोग इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि ऊपर से हम सेक्युलरिज्म, सामाजिक सद्भाव, गंगा जमुनी तहजीब की बातें तो करते रहे हैं, लेकिन जमीन पर राजनीति ने बार बार हिंदू और मुसलमान की एक साफ लकीर खींची। और इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव उसी लकीर पर लड़ा गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे होंगे लगातार। और बीजेपी लंबे समय से ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है, यह भी आपको पता होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के आरोप, दुर्गा विसर्जन और रामनवमी जैसे धार्मिक मुद्दों को उठाकर लगातार एक नैरेटिव गढ़ा गया, यह भी पता है आपको। और जब एक नैरेटिव लगातार हथौड़े की तरह जनता के दिमाग पर हैमर किया जाता है, मारा जाता है, तो वो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं होता है दोस्तों, वो एक भावना बन जाता है। और इस बार वही भावना वोट में तब्दील होते दिखी। और यही वजह है कि इस चुनाव को कई बड़े अखबारों और लेखों ने पहचान आधारित चुनाव बताया। दोस्तों, मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें आई हैं वो मैं मेंशन कर रहा हूं, आपको हवाला दे रहा हूं कि ये किन किन प्लेटफॉर्म्स ने क्या क्या कहा। द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे अखबारों ने अपने विश्लेषण में लिखा है कि बंगाल में ध्रुवीकरण वास्तविक था और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाला था। वहीं द टेलीग्राफ और आनंद बाजार पत्रिका जैसे बांग्ला अखबारों की ग्राउंड रिपोर्ट्स ने बताया कि लोकल स्तर पर समुदाय आधारित वोटिंग का पैटर्न पहले से ज्यादा क्लियर दिखा, साफ साफ नजर आया। और दोस्तों, हिंदी अखबारों की अगर हम बात करते हैं, जैसे दैनिक भास्कर और अमर उजाला, इन्होंने भी कई जिलों की रिपोर्टिंग में इस बात का जिक्र किया कि वोटिंग में कम्युनिटी लाइन का असर साफ नजर आया। अब दोस्तों, जरा चुनाव की असली केमिस्ट्री को समझना जरूरी है। एक तरफ मुस्लिम वोट, जो कि बंगाल में कहा जा रहा है कि 26 से 30% के करीब करीब है, वो इस बार बिल्कुल नहीं बटा। AIMIM, ISF और हुमायूं कबीर जैसे चेहरे मैदान में थे, ये पार्टियां नजर आईं। असदुद्दीन ओवैसी ने 12 कैंडिडेट मैदान में उतारे। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसे भावनात्मक मुद्दे के सहारे मुस्लिम राजनीति में जगह बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने एक्सपेरिमेंट करने से इनकार कर दिया, यह कहा जा रहा है। उसने वोट कटवा बनने से बचने के लिए एक तरफा कंसोलिडेशन किया और टीएमसी के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया यह समुदाय। और यही वजह है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी का प्रदर्शन मजबूत दिखा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन कहानी का दूसरा और निर्णायक हिस्सा यहां से शुरू हो रहा है। दोस्तों, गौर से सुनिएगा आगे।
वो ये कि जब एक तरफ पूरा वोट बैंक एकजुट होता है तो दूसरी तरफ उसका रिएक्शन भी तेज होता है। और इस बार वही हुआ। हिंदू वोट जो पहले कई हिस्सों में बटा हुआ था, इस बार बड़े पैमाने पर एक दिशा में शिफ्ट हुआ, ये कहा गया, और रिजल्ट से साफ नजर आ रहा है। और यही वो मोमेंट था जिसने चुनाव का रिजल्ट बदल दिया दोस्तों। और कई लोग इसे कह रहे हैं कि काउंटर पोलराइजेशन है, यानी एक तरफ कंसोलिडेशन तो दूसरी तरफ उसका रिएक्शन। और जब एक साथ ये दोनों होते हैं तो परिणाम असाधारण होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। काउंटिंग वाले दिन दोस्तों शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के, और चीफ मिनिस्टर पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। शुभेंदु अधिकारी का बयान काउंटिंग वाले दिन सुनिए। हिंदू ईवीएम और मुस्लिम ईवीएम वाला, ये सुनिए। হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, তো হাই কনসলিডেশন হয়নি, क्रैक হয়েছে। देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस। ये बयान बहुत विवादित कहा जा रहा है, लेकिन ये बयान उस माहौल का प्रतीक था दोस्तों जो जमीन पर बन चुका था। अब सवाल उठता है कि क्या भारत की राजनीति अब स्थायी रूप से इस दिशा में जा रही है जहां चुनाव विकास के बजाय पहचान पर तय होंगे। और अब बात आरोपों की। ममता बनर्जी ने खुलकर कहा कि वोटों की चोरी हुई है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए गए। एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से संजय सिंह ने भी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए, राहुल गांधी ने खड़े किए, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सवाल खड़े किए और एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जरूर जताई। लेकिन यहां एक दूसरा पक्ष भी है। एंटी इनकम्बेंसी की बात भी बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में जो 15 साल की सरकार थी, तो दोस्तों टीएमसी लंबे समय से सत्ता में थी, करीब करीब 15 साल ही। और लोकल स्तर पर भ्रष्टाचार, कट मनी जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है, संगठन की थकान, ऐसे मुद्दे बार बार सामने आए। बांग्ला मीडिया में कई जगह यह भी लिखा गया कि पाड़ा क्लब जैसी जमीनी संरचनाएं पहले जितनी प्रभावी नहीं रही। हालांकि यह कहा जा रहा था वोटिंग के आसपास, चुनाव प्रचार के दरमियान, कि पाड़ा क्लब्स जो हैं वन साइडेड ममता बनर्जी के पक्ष में जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बीजेपी ने इन मुद्दों को पूरी ताकत से उठाया और परिवर्तन बनाम तुष्टीकरण का नैरेटिव बनाया। और यहीं पर आपको एक और परत समझनी होगी, एक लेयर समझनी होगी, बहुत जरूरी है। वो लेयर, वो परत जो अक्सर बहस में दब जाती है दोस्तों। एक समय ऐसा भी था जब आरएसएस के हलकों में ममता बनर्जी की तारीफ की बातें कही गई थी कुछ साल पहले, और जब वामपंथ की, लेफ्ट की सरकार 34 साल पुरानी सरकार को हटाने की लड़ाई में ममता बनर्जी ने जीत हासिल की थी, उसमें बीजेपी से भी मदद मांगी थी उन्होंने। उनके कदमों को एक बड़े राजनीतिक बदलाव के रूप में देखा गया था, और इसकी चर्चा मैंने आज तक उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इस बात को मैंने पढ़ा था कल। और दोस्तों धीरे धीरे वही ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में घिरती चली गई। और सवाल उठता है ऐसे में दोस्तों, क्या ये सिर्फ बीजेपी का नैरेटिव था या जमीन पर भी कुछ ऐसी नीतियां भी थी ममता बनर्जी की जिन्होंने इस धारणा को और मजबूत किया? सोचने वाली बात है, और खासकर तृणमूल कांग्रेस को इस पर सोचना होगा। 2026 के इस ताजा चुनाव में जो तस्वीर जो है वो और साफ हुई, और कहा जा रहा है दोस्तों, अब चर्चा हो रही है इसकी, कि मुस्लिम वोट में जबरदस्त कंसोलिडेशन हुआ और वो ममता बनर्जी के पक्ष में ही गया। लेकिन इसके साथ एक और सच्चाई सामने आई, मुस्लिम समाज के भीतर भी नाराजगी थी। ये कहा जा रहा है उनकी अपनी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोप, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर, विकास की रफ्तार पर सवाल हुए, रोजगार के अवसरों में कमी नजर आई मुस्लिम समाज में, और ये सब मुद्दे थे। लेकिन चुनाव के मैदान में उनके पास और कोई विकल्प था ही नहीं टीएमसी के अलावा। एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और हुमायूं कबीर जो कि अचानक कुकुर मुत्ते की तरह
चुनावी मैदान में निकलकर सामने आए बाबरी मस्जिद बनाने के भावनात्मक मामले को लेकर। ऐसे चेहरे बंगाल में जमीनी पकड़ वाली पार्टियां नहीं है, नहीं ऐसे चेहरे हैं। तो भरोसे का संकट जो है मुस्लिम समुदाय के सामने नजर आया, और ऐसे में वोट वहीं गया जहां उन्हें कम से कम राजनीतिक सुरक्षा महसूस हुई, पॉलिटिकल सिक्योरिटी महसूस हुई, तृणमूल कांग्रेस की तरफ, यानी टीएमसी। लेकिन दूसरी तरफ यही समीकरण हिंदू वोटर के बीच उल्टा असर कर गया। खुलेआम हिंदू बनाम मुस्लिम की रेखा और गहरी हो गई, और गहरी हो गई। और यही वो निर्णायक मोड़ था जिसने ममता बनर्जी की हार की पटकथा लिख दी, स्क्रीन प्ले लिख दी। अब ममता बनर्जी के सामने दोस्तों, अब ममता बनर्जी के सामने, तृणमूल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो इस हार को सिर्फ साजिश बताकर छोड़ देंगी, आरोप लगाती रहेंगी बीजेपी पर, या आत्ममंथन करेंगी? सोचिएगा मेरे इस बात को। क्या वो ईमानदारी से उस आईने में खुद को देखेंगी, अपनी पार्टी को रख कर देखेंगी जिसमें बीजेपी सालों से आरोप लगाती आई है? और अगर टीएमसी को, ममता बनर्जी की पार्टी को बाउंस बैक करना है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, तो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, पॉलिटिकल आरोप नहीं, चिंतन, मनन और मंथन करना होगा। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या यह जीत सिर्फ रणनीति की जीत है बीजेपी की? क्या यह सिर्फ रणनीति की जीत है, या समाज में आए बदलाव का एक बहुत बड़ा संकेत है, दस्तक दे रहा है यह संकेत? क्योंकि अगर चुनाव पहचान की लाइन पर जीता जाता है तो उसका असर समाज पर भी पड़ता है, इसकी चर्चा हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा इस जीत के बाद, दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर के मंच से, कि वोटर्स ने वोट दिया या नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर सभी दलों को चुनावी हिंसा खत्म करनी चाहिए, और हम बदला नहीं बदलाव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बीजेपी जो है बदला नहीं लेगी, हम बदलाव करेंगे। और यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब असली परीक्षा शुरू होगी पश्चिम बंगाल की राजनीति में, धरातल पर बीजेपी के लिए। बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। आज जब भाजपा जीती है, आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। क्या प्रशासनिक स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन स्तर पर निष्पक्षता दिखाई जाएगी, नजर आएगी? सवाल खड़े होंगे। क्या मुस्लिम समाज खुद को सुरक्षित महसूस करेगा? यह भी सवाल खड़े होंगे। क्या ममता बनर्जी के समर्थक निष्पक्ष शासन की उम्मीद कर पाएंगे? उनके मन में ये बातें उभरेंगी, या फिर ध्रुवीकरण और गहरा होगा। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि, सवाल उठाते हुए, क्या भारतीय राजनीति अब स्थायी रूप से पहचान आधारित होने जा रही है या हो गई है? क्या चुनाव अब विकास से हटकर धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ जा चुके हैं? हालांकि बीजेपी लगातार कहती रही है कि हम विकास कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे ला रहे हैं, और कई तस्वीरें सामने नजर भी आती है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल का यह चुनाव एक केस स्टडी है। पश्चिम बंगाल का यह चुनाव 2026 का एक केस स्टडी है, एक मिसाल है। कैसे नैरेटिव बनाए जाते हैं, कैसे वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाता है, और कैसे समाज की दरारें
राजनीतिक नतीजों में बदल जाती हैं। अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा, मन में आ रहा है ना यह सवाल। क्या बीजेपी इस जीत को सुशासन में बदल पाएगी, जैसा दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या बदला नहीं बदलाव वाला वादा जमीन पर दिखेगा? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या टीएमसी अपनी रणनीति बदलकर वापसी करेगी, है ना सवाल। और सबसे बड़ा सवाल उभर कर इस समय, आज के समय में यह सामने खड़ा हो रहा है, क्या राजनीति हमें जोड़ने का काम करेगी या हमें और ज्यादा बांटने का काम करेगी? क्योंकि ये जीत किसी एक पार्टी की होती दोस्तों चुनाव के मैदान में, लेकिन उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। और यही इस पूरे चुनाव की सबसे बड़ी सीख है, सबसे बड़ा सबक है। तो दोस्तों अब देखना यह है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार बनाने के बाद पश्चिम बंगाल में विकास का काम करती है और अलग अलग धर्मों के बीच में, जो समुदाय हैं उनके बीच में एक सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ती है। आप इस वीडियो पर अपने राय जरूर लिखिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।